13-14 अप्रैल को इजराइल पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन्स की जो स्ट्राइक हुई थी वो भले ही कामयाब नहीं मानी गई, लेकिन ईरान का ये एक्शन दुनिया की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ये देखा गया था कि मिडिल ईस्ट के इलाके में अगर दुश्मन की सीमा को पार करने का जोखिम कोई उठाता था तो वो बस इजराइल की फौज ही उठाती थी। बाकी देशों के पास न तो ऐसी क्षमता थी और ना ही इतनी हिम्मत। लेकिन ईरान ने इजराइल की सीमा को क्रॉस करके एक नए युग का आगाज कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात अब यह है कि इजराइल तमाम तरह की बयानबाजी के बावजूद अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका है, और इसकी वजह है अमेरिका। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल अब ऐसी कोई कार्रवाई करे जिसके जवाब में ईरान फिर से कोई बड़ा एक्शन ले और तनाव पूरे इलाके में फैल जाए। तो सवाल यह है कि हर वक्त युद्ध के लिए तत्पर रहने वाले अमेरिका को आखिरकार मिडिल ईस्ट में तनाव फैलने का डर क्यों सता रहा है? वो क्यों नहीं चाहता कि तनाव ना फैले? और वो कौन से ऐसे मुल्क और कौन सी ऐसी वजह है जिन्होंने अमेरिका के हाथों को बांध दिया है? उस अमेरिका के हाथों को जो मिडिल ईस्ट में दो बड़े युद्ध लड़ चुका है, जहां कई देशों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, लेकिन फिर भी अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े एक्शन से परहेज क्यों कर रहा है? इसका जवाब है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम देश। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की राजनीति ने अमेरिका को कैच 22 के हालात में पहुंचा दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं पुतिन की, जो मिडिल ईस्ट से कई हजार मील दूर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के तार खाड़ी में अमेरिका की रणनीति के साथ भी जुड़े हुए हैं। दरअसल 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ये माना जा रहा था कि रूस की जीत महज सप्ताह भर की ही बात होगी। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी जो नाटो के देश हैं, उनकी मदद के चलते यूक्रेन की फौज 2 साल तक रूस के आगे न सिर्फ टिक गई, बल्कि पुतिन की फौज को जान माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन पुतिन की जो कीमत पुतिन ने चुकाई, पुतिन को चोट देने की जो कीमत अमेरिका ने चुका रहा है, वो ये है कि अमेरिका को भारी आर्थिक और सामरिक संसाधन यूक्रेन की मदद के लिए देने पड़े, झोंकने पड़े। अब धीरे धीरे अमेरिका की जनता के मन में यूक्रेन की मदद का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा है, और ज़ेलेंस्की की मदद करते करते अमेरिका के गोला बारूद का जखीरा भी खाली हो चला है। अमेरिका की मदद के अभाव में अब यूक्रेन की फौज का हौसला टूटने लगा है। ग्राउंड पर रूस की फौज भारी पड़ने लगी है और कई नए इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन ये जंग हार जाएगा। जाहिर सी बात है, यूरोप में पुतिन को थामे रखने के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए यूक्रेन का टिके रहना जरूरी है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग शुरू हो जाए और अमेरिका को अपने संसाधन उसमें झोंकने पड़े, और ऐसा होने पर पुतिन को यूक्रेन को रौंदने का वो मौका मिल जाएगा जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान कितना पावरफुल देश है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 1990 के दशक में और 2000 के दशक में 2 बार ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक के खिलाफ जंग लड़ी थी और उसकी फौज को नेस्तनाबूद किया था, सद्दाम हुसैन की सत्ता को पलटा था। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग है। ईरान की फौजी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसके मिसाइल और ड्रोन पावर किसी भी बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया हैं, जिनमें हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही जैसे मजबूत संगठन शामिल हैं। ये वो संगठन हैं जो जंग के हालात में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला करके अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। यही नहीं, ईरान के पास रूस और चीन जैसे बड़े देशों का समर्थन भी हासिल है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस इलाके के मुस्लिम देशों में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं, वो मुस्लिम देश या उनमें से अधिकांश ऐसे मुस्लिम देश नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े युद्ध का आगाज करे। दरअसल मिडिल ईस्ट की राजनीति कुछ इस कदर उलझी हुई है कि उसमें अमेरिका की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल की सिक्योरिटी का एक तरह से कहा जाए तो गारंटर अमेरिका ही है। इजराइल का कोई भी एक्शन बिना अमेरिका की सहमति के नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इजराइल फंसेगा तो उसे अमेरिका ही बचाएगा।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खास सहयोगी देश सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों ने बाइडेन सरकार से साफ साफ कह दिया है कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन या अपने आसमान का इस्तेमाल ना होने देना चाहते हैं। यानी वो नहीं चाहते कि उनकी ज़मीन या उनके आसमान की सीमा से अमेरिका ईरान पर कोई हमला करे। दरअसल फिलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक इस बार अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग सीधी छिड़ती है तो अमेरिका को उसमें सीधा फौजी दखल देना होगा। यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स, उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल्स और फौजी यानी पैदल सेना सब के सब ईरान के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे। और कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरपूर मिडिल ईस्ट के पूरा इलाका, जहां पर अमेरिका और उसके ब्रिटेन जैसे साथी मुल्कों की हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, वहां उन्होंने अपने व्यापारिक हितों के लिए कई सारे मुल्कों में समझौते किए हैं और वहां पर अपने फौजी अड्डे भी बनाए हुए हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी पावर के प्रोजेक्शन के लिए अमेरिका के जो अड्डे मौजूद हैं वहां से वो छुटपुट मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई भी करता रहता है। और जिन देशों में अड्डे मौजूद हैं वो जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, सीरिया और इराक जैसे देश उसमें शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों से अमेरिका की दोस्ती है, लेकिन इसी इलाके में ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और अमेरिका उसको अपना दुश्मन मानता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी जंग होती है तो उसको जीतने के लिए अमेरिका को न सिर्फ ईरान पर हवाई हमले करने पड़ेंगे, नौसैनिक हमले करने पड़ेंगे, बल्कि ज़मीन पर भी अपने सैनिकों को एक्टिव करना होगा और ईरान की सीमा पर को क्रॉस करके चढ़ाई करनी होगी। ऐसी सूरत में वो मुल्क जैसे कतर या कुवैत या सऊदी अरेबिया या इराक, ऐसे मुल्क जिनकी सीमा ईरान के साथ सीधी मिलती है या उसके नज़दीक है, वो मुल्क काफ़ी अहम हो जाएंगे। और ऐसे में अमेरिका जब इन देशों से या इन देशों की ज़मीन पर या इन देशों के आसमान का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर कार्रवाई करेगा तो ईरान की तरफ से भी जवाब दिए जाने की पूरी संभावना है। और ईरान की मिसाइल्स और उसकी ड्रोन पावर किसी से छुपी नहीं है। ईरान की कार्रवाई अमेरिकी ठिकानों पर होगी, यानी ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन्स इन मुल्कों की सीमा में घुसकर भी वार करेंगे और ये मुल्क बिना किसी वजह के इस जंग में शामिल हो जाएंगे, न चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा एक वजह और है और वो ज़्यादा सीरियस है। दरअसल इसराइल और ईरान के बीच का जो तनाव पैदा हुआ है उसके मूल में इस वक्त गाज़ा पट्टी में चल रहा फ़िलिस्तीन और इसराइल का संघर्ष है। यानी गाज़ा पट्टी में जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है उसके बाद ही ये तनाव शुरू हुआ है। फ़िलिस्तीन इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में यानी पूरी खाड़ी के इलाके में जो मुस्लिम देश हैं उनके लिए काफ़ी भावुक मसला है। 1948 में जब फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इसराइल को बनाया गया था तो ये माना गया मुस्लिम देशों में कि ये फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ अन्याय है, उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करके यहूदी समुदाय के लोगों को इसराइल देश दिया गया है और इसको अन्याय के तौर पर देखा गया, जिसके बाद फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए अरब देशों ने 3 जंगें भी इसराइल के साथ लड़ी। और फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए इस बार जिस तरीके से ईरान प्रदर्शित कर रहा है कि वो फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए ही इसराइल को ललकार रहा है। और ऐसे में इसराइल को ललकारने वाले ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को की जंग में ज़मीन मुहैया कराना या आसमान मुहैया कराना सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों के लिए या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस इलाके में मौजूद अमेरिका के ये दोस्त देश या ये दोस्त मुस्लिम देश नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा युद्ध हो और इन देशों की नाराज़गी और यूक्रेन में पुतिन की बढ़त की संभावना ने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं और इसराइल जवाबी कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं कर सका है।